इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने कहा, मेड इन इंडिया 4G स्टैक टेक वर्ल्ड में भारत की लीडरशिप का प्रमाण, आत्मनिर्भर भारत विजन की मजबूती और दर्शाता है पिछले एक दशक में दूरसंचार क्षेत्र में हुई भारत की प्रगति को। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के ओसाका में ट्रैक्टर प्लांट का किया दौरा, निवेश और तकनीकी सहयोग पर हुई चर्चा। प्रदेश में कुबोटा और डाइकन करेंगे 3000 करोड़ का निवेश। सोनीपत में देश का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन हुआ शुरू। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया उद्घाटन। हरित परिवहन की दिशा में बताया बड़ा कदम, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लाएगा क्रांतिकारी बदलाव। और सूरजकुंड में स्वदेशी दिवाली मेले का हुआ भव्य समापन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी को बढ़ावा देने का दिया संदेश। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया 4G स्टैक टेक वर्ल्ड में भारत की लीडरशिप का प्रमाण है और ये अब निर्यात के लिए तैयार है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये विकास आत्मनिर्भर भारत विजन की मजबूती और पिछले एक दशक में दूरसंचार क्षेत्र में हुई भारत की प्रगति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5G कनेक्टिविटी अब देश के लगभग हर जिले तक पहुंच गई है, जो उन दिनों की तुलना में एक बड़ी उपलब्धि है जब भारत 2G नेटवर्क के लिए संघर्ष कर रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार 1 लाख टावर लगाने की उपलब्धि से भारत ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, जो कि दिखाता है कि देश बड़े स्तर पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम है। 4G नेटवर्क से भारत की तकनीकी बढ़त और मजबूत होगी। पीएम मोदी ने कहा, नए 4G नेटवर्क से तेज इंटरनेट स्पीड, अधिक विश्वसनीय सेवाएं और निर्बाध कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत की तकनीकी बढ़त और मजबूत होगी। इसके अलावा संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हुई प्रगति के बारे में बताते हुए कहा कि 2014 के बाद उत्पादन 6 गुना बढ़ा है, जबकि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना और निर्यात में 127 गुना की बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के उन 5 देशों की लिस्ट में आ गया है जिनके पास ये सामर्थ्य है। ये डिजिटल सेल्फ रिलायंस की दिशा में, टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। इंडिजीनियस 4G एंड 5G स्टैक के जरिए हम न केवल सीमलेस कनेक्टिविटी को सुनिश्चित कर पाएंगे, बल्कि देशवासियों को तेज इंटरनेट और रिलायबल सर्विसेज भी दे पाएंगे। भारतीय वायुसेना आज अपना 93वां स्थापना दिवस मना रही है। आज गाजियाबाद के हिंडन में एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य परेड हुई है। 3 साल बाद हिंडन में हुए इस आयोजन में ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्लानिंग का बेजोड़ संगम देखने को मिला। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने परेड की सलामी ली। एयरफोर्स की परेड में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, नौसेना प्रमुख और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी शामिल हुए। ये आयोजन न सिर्फ सैन्य परेड है, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का मौका है। इस साल एयरफोर्स के कार्यक्रम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला आज हिंडन पर हुआ, जबकि दूसरा 9 नवंबर को गुवाहाटी में होगा, जिसमें फ्लाईपास्ट परेड, वायुसेना की ताकत, अनुशासन और आत्मनिर्भरता देखने को मिलेगी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने परेड का नेतृत्व किया। परेड में भारतीय तिरंगा, वायुसेना का ध्वज और ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराता हुआ दिखा। इस अवसर पर अपने संबोधन में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमारे वायुवीरों ने हर युग में इतिहास रचा है। हमारे वायुवीरों ने हर युग में इतिहास रचा है। 1947 में कश्मीर की रक्षा, 1965 में आकाश से प्रहार, 1971 में एक नए राष्ट्र की रचना, 1999 में कारगिल में अदम्य साहस, 2019 में बालाकोट में आतंकियों का नाश और इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर में मात्र 4 दिनों में शत्रु पर विजय। भारतीय वायुसेना ने हर मुकाम पर सामर्थ्य और वीरता का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए तिरंगे की आन और शान की हिफाजत की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना दिवस पर सभी वायु सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राष्ट्र की सेवा में अनुकरणीय साहस, प्रतिबद्धता और उत्कृष्टता सेवा के लिए वायुसेना की सराहना की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने वायुसेना को एक्सप्रेस स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पोस्ट पर वायुसेना दिवस के अवसर पर एयरफोर्स के जवानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे आसमान की सुरक्षा में अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और प्राकृतिक आपदाओं में भी उनकी भूमिका सराहनीय है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जापान दौरे पर गए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और हरियाणा में कृषि उपकरण निर्माण क्षेत्र में संभावित निवेश और तकनीकी सहयोग के अवसरों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान कुबोटा कंपनी ने एक्सपोर्ट के साथ मिलकर हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। कुबोटा का ये निवेश हरियाणा के औद्योगिक और कृषि दोनों क्षेत्रों के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। इससे न केवल आधुनिक कृषि तकनीक राज्य में आएगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर भी पैदा होंगे। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल, HSIIDC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कुबोटा कंपनी की अत्याधुनिक निर्माण तकनीकों और नवाचार आधारित उत्पादन प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए हरियाणा कृषि उपकरण निर्माण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। उन्होंने कंपनी को हरियाणा में निवेश करने और स्थानीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। कुबोटा के अधिकारियों ने हरियाणा में निवेश करने को लेकर गहरी रुचि दिखाई। बता दें, राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे सभी आवश्यक स्वीकृतियां एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाती हैं। हरियाणा में विकसित औद्योगिक क्लस्टर, उत्कृष्ट परिवहन नेटवर्क, कुशल मानव संसाधन और विद्युत आपूर्ति जैसी सुविधाएं निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती हैं। हरियाणा सरकार और जापान की प्रसिद्ध कंपनी डाइकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच बुधवार को ओसाका में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस MOU के तहत डाइकन कंपनी हरियाणा में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करेगी। युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में विदेशी निवेश को आकर्षित करने और हरियाणा में वैश्विक औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जापान दौरे पर है। इस दौरान आज मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ओसाका स्थित डाइकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के R&D सेंटर में MOU किया गया। MOU पर हरियाणा की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल और डाइकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से शोगो एंडो उप प्रबंध निदेशक ने हस्ताक्षर किए। प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, HSIIDC के प्रबंध निदेशक डॉक्टर यश गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत के गांव पांची गुजरान स्थित दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में देश के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एवं चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी भी मौजूद रहे। गडकरी ने इस पहल को हरित परिवहन और सतत विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक ट्रकों के लिए बैटरी स्वैपिंग तकनीक से न केवल संचालन लागत घटेगी बल्कि प्रदूषण में भी कमी आएगी। ट्रक चालक बिना समय गंवाए बैटरी बदल सकेंगे, जिससे माल ढुलाई तेज और कुशल होगी। उन्होंने कहा कि ये पहल स्थानीय और राष्ट्रीय औद्योगिक गतिविधियों को गति देगी और डीजल पर निर्भरता कम करेगी। यह पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार सिद्ध होगी। DICIT द्वारा स्थापित ये स्टेशन तेज चार्जिंग पोर्ट और बैटरी स्वैपिंग यूनिट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सरकार की ये पहल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इनोवेटिव ट्रक आज शुरू हुए 50 टन 60 टन की, ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करेगी, प्रदूषण को समाप्त करेगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी, इंपोर्ट को कम करेगी, इकोनॉमिक वेल्थ क्रिएट करेगी, इकोनॉमी को मजबूत करेगी और नए रोजगार का निर्माण करेगी। सो इट इज ए हिस्टोरिकल नाउ। ये एक इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है और बहुत से ट्रांसपोर्टर यहाँ है, वो जरूर धीरे धीरे LNG पर, हाइड्रोजन पर, CNG पर, इलेक्ट्रिक पर, फ्लेक्स इंजन पर
अगर आ जाएंगे तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का प्रदूषण समाप्त होगा। सूरजकुंड में 2 अक्टूबर से चल रहे आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी दिवाली मेले का समापन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बीती शाम किया। उनके साथ हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और कई विधायक मौजूद रहे। मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में इस मेले को और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार मेले की थीम स्वदेशी रखी गई और संदेश दिया गया, स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। मेले में लोक कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां रहीं और लोगों का उत्साह देखने लायक था। पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने सूरजकुंड को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अभियान को समर्थन देता है। आज दूसरी बार ये मेला हुआ है, इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार इस मेले का जो थीम था वो स्वदेशी अपनाओ और साथ में आत्मनिर्भर भारत और इसी प्रकार से विकसित भारत, इसकी ओर लोगों को और ध्यान आकर्षित किया जाए। कैसे लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो अपने देश की बनी चीजों को खरीदें, खास करके घरेलू उपयोग की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इससे हमारे देश की ताकत बढ़ेगी, आर्थिक ताकत बढ़ेगी, हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा और हम जो है दुनिया की जो मिलती है उससे बच सकेंगे और अपने देश को मजबूत करेंगे। हम समय समय पर हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट समय समय पर मेलों का आयोजन करता है। आपने देखा फरवरी में सबसे बड़ा इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला लगा, उसके बाद मैंगो मेला भी लगा और आज जो आप देख रहे हैं ये अपना स्वदेशी मेला जो है दिवाली मेले के रूप में आपने लगाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ कि देश को 2047 से पहले देश को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर भारत का एक ही मूल मंत्र है कि हम स्वदेशी इस्तेमाल करें। गौरतलब है कि मेले का समापन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया और उद्घाटन 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया था। बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जापान दौरे से लौटने वाले हैं और कल दौरे के संबंध में हरियाणा निवास चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। सीएम के जापान दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वार्ता करते हुए कहा कि भारत ने जितना जापान में निवेश किया है उसका 70% हरियाणा में है और अच्छी बात है कि सीएम सैनी निवेश लेकर आ रहे हैं। देखिए, जापान गए हैं तो जापान का जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी उस टाइम जापान का कुल इन्वेस्टमेंट पूरे देश में जितना था 70% अकेले हरियाणा में था और जापान इन्वेस्टमेंट लेके आए। अच्छी बात है। जो हैपनिंग इन हरियाणा किया था गुड़गांव में, उस टाइम क्या कहा था, कितने लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आएगी, आ जाएगी तो अच्छी बात है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी पर तंज कसा और कहा कि नए प्रदेशाध्यक्ष के पद संभालने के बाद से ही पार्टी में विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यह तो शुरुआत है, धीरे धीरे पूरी कांग्रेस को साफ कर देंगे। कांग्रेस ने लीडर ऑफ अपोजिशन घोषित किया है, प्रदेश अध्यक्ष भी घोषित किया है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी के पहले ही दिन जो पोस्टर जारी हुआ उसके ऊपर से हरियाणा के सभी कांग्रेसी नेताओं के चित्र साफ कर दिए गए। ये तो पहला कदम है, आगे आगे चल के देखना ये पूरी तरह से कांग्रेसियों को ही साफ कर देंगे। अंबाला छावनी में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिवाली से पहले स्वच्छता अभियान को मजबूत करने के लिए नगर परिषद, कर्मचारी और बाजार संगठनों के साथ बैठक की। अनिल विज ने सभी से शहर में साफ सफाई बनाए रखने का आग्रह किया और संगठनों को सफाई कर्मचारियों या कूड़ा उठाने के लिए रेडी लगाने का सुझाव दिया। मंत्री ने बाजारों में अतिक्रमण रोकने, स्पेशल डस्टबिन लगाने और डंपिंग जोनों की सफाई पर विशेष जोर दिया। स्वच्छता ऐप को फिर से सक्रिय करने के निर्देश दिए गए ताकि लोग गंदगी की फोटो अपलोड कर सकें और उसका तुरंत निपटारा हो। दिवाली पर अपने घर तो सब साफ करते हैं, लेकिन इस बार हमने आह्वान किया है कि आओ इस दिवाली पर हम अपना शहर साफ करें और लोग भी लगे। जो संस्थाएं हैं, चाहे बाजारों की संस्थाएं हैं, सभी से ये आह्वान किया गया है कि वो भी अपना इस सफाई अभियान में अपने स्तर पर, अपने लेवल पर
वो उसमें योगदान दे। एक ऐप है, स्वच्छ ऐप, जो गूगल प्ले वगैरह पर मिलती है, उससे आप अपने मोबाइल में फोटो खींचकर आप खींच सकते हैं। उसके अपने आप उसकी मैसेज चली जाएगी कमेटी में और वो लोग आगे उसको साफ करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल की प्रदेश और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रोहतक में हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने की। बैठक में 3 अहम प्रस्ताव पारित किए गए। फसलों को भारी बारिश से हुए नुकसान और धान की खरीद में देरी को लेकर सरकार को 15 अक्टूबर तक अल्टीमेटम दिया गया। साथ ही फैसला लिया गया कि इनेलो भाजपा, कांग्रेस और जजपा से किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेगी। कानून व्यवस्था की खराब स्थिति को लेकर भी प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही अभय चौटाला ने ऐलान किया कि वे 15 नवंबर के बाद प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। सरकार ने ना तो अब तक किसान को उसकी फसल खराब का मुआवजा निर्धारित किया, ना गिरदावरी कराई और ना ही उनका पानी निकाला गया खेत से। हमने इसके लिए सरकार को अल्टीमेटम दिया 15 दिन का, और इस 15 तारीख को 15 दिन पूरे हो जाएंगे। उससे पहले हम ये जानकारी ले रहे हैं किस किस गांव में आज भी खेतों में पानी खड़ा है। आज हमने प्रस्ताव पास करे 3 लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जो कानून व्यवस्था की हालत आज खराब हो रखी है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि ना भाजपा के साथ जाऊंगा ना कांग्रेस के साथ जाऊंगा, अकेला अपने दम पे राज बनाऊंगा, लोगों के दम पे राज बनाऊंगा। भिवानी के सांस्कृतिक सदन में 4 दिवसीय कला उत्सव का आयोजन हुआ, जिसका समापन भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में हुआ। कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय, हरियाणा सरकार और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज द्वारा किया गया। 4 नवंबर से 7 नवंबर तक चले इस उत्सव में मथुरा से आए कलाकारों ने रासलीला, सुदामा, कृष्ण संवाद, नौटंकी, रागनी और लोक नृत्य जैसी कलाओं का मंचन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य लुप्त होती भारतीय लोक कलाओं को पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी तक उनका महत्व पहुंचाना था। नोडल अधिकारी अनीता नाथ ने बताया कि विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने पौराणिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए भारतीय सभ्यता की झलक पेश की। कलाकारों ने कहा कि इस मंच ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के जीवन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का अवसर दिया। इतने बड़े कलाकार न सिर्फ हमारे क्षेत्र के बल्कि उत्तर भारत के और जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में है, वो यहाँ पहुंचे और प्रथम दिन यहाँ पर राजस्थानी फोक डांस की धूम मची। मीना सपेरा जी द्वारा अपने दल बल के साथ पहला दिन राजस्थान संस्कृति के नाम रहा। दूसरे दिन हमने पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी का सांग मंचन यहाँ पर देखा। सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है, जो कि मथुरा वृंदावन की संस्कृति के द्वारा ही हो रहा है, जैसे कि मयूर नृत्य है, रासलीला है, सुदामा चरित्र है एवं अन्य बहुत लीला है। और यहाँ भगवान की लीला करने के लिए आए हैं और हमें इस समय भगवान श्री कृष्ण का रूप लिए बैठे हैं। महिलाओं के पावन त्योहार करवा चौथ को लेकर कैथल में बाजारों में जबरदस्त चहल पहल और रौनक देखी जा रही है। 10 अक्टूबर को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर महिलाएं पूरे उत्साह और श्रद्धा से तैयारियों में जुटी हैं। पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और चंद्र दर्शन के बाद पूजा अर्चना कर व्रत खोलती हैं। बाजारों में 16 श्रृंगार, कपड़े, गहने, मेहंदी और पूजा सामग्री की खरीदारी जोरों पर है। महिलाएं हाथों पैरों पर आकर्षक मेहंदी डिजाइनों के साथ सजती संवरती नजर आ रही हैं। सौंदर्य प्रसाधन, चूड़ियों, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और डिजाइनर लहंगों की दुकानों पर भी भीड़ है। मिठाई की दुकानों पर मठरी, फैनी और मिठाइयों की खरीदारी हो रही है। दुकानदारों ने करवा चौथ को देखते हुए नई वैरायटी और ऑफर्स पेश किए हैं। सोने के बढ़ते दामों के कारण आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी भारी मांग है। नवविवाहित महिलाओं में पर्व को लेकर खासा उत्साह है। महिलाओं ने कहा कि वे करवा चौथ को अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए बेहद श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। सभी सुहाग में कई दिन पहले अपनी तैयारियां शुरू कर देती हैं। करवे पे सबसे एक्साइटमेंट तो मेहंदी के लिए हुआ जाता है, जिसको हम यहाँ तक कि मैं आज 2 दिन पहले ही अपनी ये सुंदर मेहंदी लगा के बैठी हूँ। और मेरे सभी सुहागनों से यही है कि खूब अच्छे से अपने पति की लंबी उम्र के लिए अपनी पूजा पाठ कीजिए। देखो ये त्योहार एक कितना अच्छा त्योहार है। अपने पति के लिए व्रत रखते हैं करवा चौथ का, उनके लिए अच्छी मनोकामना करते हैं कि उनकी लंबी आयु हो। तो ये बहुत त्योहार बहुत उत्साह से मनाया जाता है। नई नई चूड़ियां लेती हैं। हमारे पास
महिलाएं मेहंदी लगवाने के लिए आती हैं, अपने हेयर का ट्रीटमेंट लेने आती हैं, सारे ब्यूटी के काम, मेकअप सब कुछ कराती हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छा त्योहार है। बहुत ही शौक से चूड़ियां, मेकअप का सामान, अपने लिए सेट, हर चीज की तैयारी खरीदारी करती हैं और सारा बाजार इस टाइम पूरा भरा हुआ है। करवे के त्योहार पे सारी जगह चहल पहल, रौनक। दीपावली एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए राज्य भर में रेलवे सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए राज्य के रेलवे पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जींद रेलवे जंक्शन पर थाना प्रभारी चरण सिंह के नेतृत्व में यह अभियान आयोजित हुआ। डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के सामान की जांच की गई ताकि कोई विस्फोटक सामग्री न लाई जा सके। यात्रियों को बताया गया कि वे यात्रा के दौरान सतर्क रहें, अनजान व्यक्ति से कोई खाद्य पदार्थ न लें और साइबर ठगी से बचें। प्रभारी ने चेतावनी दी कि फर्जी मैसेज और लिंक पर क्लिक न करें और बैंक से जुड़ी जानकारी किसी को साझा न करें। अभियान में पर्यावरण संरक्षण, यातायात नियमों के पालन और महिला सुरक्षा पर भी जागरूकता फैलाई गई। ये पहल एसपी निकिता गहलोत के निर्देश पर चलाई जा रही है। आमजन ने इस अभियान की सराहना करते हुए इसे त्योहारी सीजन में सार्थक कदम बताया। हमारे पुलिस अधीक्षक रेलवे श्रीमती निकिता गहलोत के दिशा निर्देश अनुसार साइबर ठगी के बारे में लोगों को सचेत किया जा रहा है। भाई आप किसी से जो साइबर फ्रॉड होता है, किसी को ओटीपी मत दें। अगर गलती से कोई ओटीपी चला जाता है 1930 पे सूचित करें। और जैसे स्टेशन पे बुजुर्ग महिला है, बच्चे है, और तो उनकी इमदाद करें। किसी से खाने पीने की चीजें मत लें। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दीपावली का त्योहार आने वाला है। इस उपलक्ष्य में हमारे एसपी के दिशा निर्देश अनुसार पूरे हरियाणा रेलवे पुलिस में रेलगाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और हर सामान चेक किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की इमदाद ली जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे साफ सफाई रखनी चाहिए। जितने भी बुजुर्ग है या फिर लेडीज है उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जो भी साइबर क्राइम्स है, आज के टाइम पे आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है। लोग मतलब ओटीपी भेजते हैं, आपको बोलेंगे कि आपके फैमिली मेंबर्स को बोलेंगे कि आपका पर्टिकुलर कोई फैमिली मेंबर किसी संकट में है, तो उसके नाम पे आपको ओटीपी मांगेंगे कि आपके पास ये है, आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने फैमिली मेंबर्स को सूचित करना है कि किसी भी तरह के जो भी फ्रॉड होता है उससे बचे। पुलिस स्टेशन पे डीआरपी इंचार्ज उन्होंने हमें साइबर क्राइम और सिक्योरिटी के लिए आज हमें जागरूक किया है। उन्होंने बताया है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति हमें कुछ खाने की चीजें दे तो हमें नहीं लेनी है और हमें इस चीज को लेकर जागरूक रहना है कि अगर कोई व्यक्ति हमें कुछ साइबर अकॉर्डिंग कुछ बातें बताए तो हमें उसकी बातों पे विश्वास नहीं करना। अगर कोई ओटीपी मांगे तो वो ओटीपी नहीं देना। दीपावली के त्योहार पर जीएसटी दरों में कमी का असर अब साफ दिख रहा है। रोजमर्रा की वस्तुओं पर पहले 28% जीएसटी था, जो अब घटाकर 18% कर दिया गया है, जबकि 12% की जगह अब 5% जीएसटी लग रही है। इससे घरेलू सामान और ग्रोसरी के दामों में कमी आई है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट जैसे सामानों पर जीएसटी 5% या उससे भी कम हो गई है। केवल तंबाकू और पान मसाले जैसे स्वास्थ्य हानिकारक उत्पादों पर ही 40% टैक्स लगा है। भिवानी के लोगों ने बताया कि इससे रसोई खर्च और शिक्षा संबंधित सामग्री की कीमतें भी कम हुई हैं। कृषि उपकरणों के दाम भी घटे हैं। 22 सितंबर से लागू इस बदलाव ने बाजारों में खरीदारी बढ़ा दी है और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। हमने पहले की भी सरकारें देखी है। कपिल सिब्बल जी कहते थे रोड पे बैठ के कानून नहीं बनता। आज मोदी जी कहते हैं कि कानून में कोई खामी है तो हमें बताएं, और वो उसके ऊपर बार बार सुधार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया किया है। हम व्यापारी हैं, हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं, बल्कि अभी काफी फायदा हुआ है और भविष्य में हमारे लिए बढ़िया होगा। मोदी सरकार ने जो काम किया, कदम उठाया, वो सराहनीय है हमारे लिए और आम आदमी को राहत मिली है और व्यापार में भी बढ़ा हुआ है। तो इसलिए आज सरकार जो कदम उठा रही है हम उनका साथ करेंगे और उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ जो टैक्स फ्री का जो अभी स्लैब हुआ है, ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए इतना बेनिफिट है, बहुत ज्यादा है। जहाँ पर जीएसटी 18% 28% होता था, वो आज 5% हो चुका है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तो फ्री हो चुके हैं। इससे ज्यादा गरीब आदमी को क्या चाहिए। हाँ, कुछ परसेंट जो जीएसटी कुछ परसेंट में बढ़ा है, जैसे तम्बाकू नशाखोरी उनके लिए, उनके लिए अगर 40% रहता है तो 100% होता है। हमारे देश को, हमारे देश के नागरिक को और युवाओं को नशे की जो आवश्यकता है ही नहीं, चाहे वो टैक्स 40 से 200।
फतेहाबाद जिले में सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में आयोजित कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संकल्प लिया। मौके पर मुफ्त चिकित्सा शिविर और रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य इकबाल सिंह ने गुरु रामदास जी की शिक्षाओं पर प्रकाश डालते हुए सेवा, विनम्रता और प्रेम के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। श्री गुरुद्वारा साहिब की नई इमारत का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। ग्रंथी जसवंत सिंह ने गुरु रामदास जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अमृतसर की नींव रखने और मानवता की सेवा को याद किया। श्रद्धालु हैप्पी सिंह शेट्टी ने सेवा भावना को समाज के लिए प्रेरणा बताया। तो ये समागम में शामिल होए से नाड़ी गुरु घर का जी कार सेवा चल रही है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ भी जायजा ले रहे हैं। पत्थर लगना, कुछ ऊपर गुम्बद बन रही है, वो सारे काम चल रहे हैं निरंतर। तो रहने काम भी छेती तो छेती असीं पूरे करने की कोशिश कर। सारे ही नगर निवासियों ने सतगुरु गुरु श्री गुरु रामदास सेवा सोसाइटी के सारे मैंबर साहबाना ने रल मिल करके संगतां दे सहयोग के नाल रतिया विखे सतगुरां दा प्रकाश पुरब बड़े ही प्रेम, श्रद्धा, सत्कार सहित मनाया गया है। हर साल के वांग इस बार भी गुरु रामदास महाराज का गुरपुरब बड़ी श्रद्धा भावना मनाया जा रहा है। जिथे नेड़े अपने रतिया तो विभिन्न ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां, धार्मिक समाजिक संस्थावां पहुंचिया ने, बाकी लोगों ने भी शिरकत की है। हरियाणवी इनोवेटिव फिल्म एसोसिएशन का चौथा वार्षिक उत्सव रोहतक स्थित दादा लक्ष्मी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति अमित आर्य रहे, जबकि बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए कई विभूतियों को सम्मानित किया गया। साहित्य में आजीवन योगदान के लिए राजेंद्र गौतम को हाइफा साहित्य लाइफटाइम गौरव सम्मान, सिनेमा क्षेत्र में हरीश कटारिया को हाइफा सिनेमा लाइफटाइम गौरव सम्मान, संस्कृति संरक्षण के लिए डॉक्टर महासिंह पुनिया को हाइफा संस्कृति एवं धरोहर गौरव सम्मान और लोक धरोहर संवर्धन हेतु अनूप लाठर को हाइफा लोक धरोहर गौरव सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में घूंघट प्रथा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुई। सिस्टम है, इसको पहले समझे। डिजिटल में थोड़े इमोशंस कम हो गए। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है जिस सब्जेक्ट में इमोशन नहीं होते, उसको वैसे पिक्चराइज नहीं किया जाता, तो वो फिल्में स्क्रीन पे ज्यादा देर नहीं चलती। तो ये हमारा हाइफा का एक बहुत ही रेपुटेटेड प्रोग्राम है, जिसके अंदर सारे टैलेंट जो है हरियाणा के इकट्ठे हुए एक छत के नीचे, और एक बढ़िया एक कार्यक्रम, गाना, नाच वगैरह, और थोड़ा सा एक भाईचारे की तरह सारे कलाकार एक छत के नीचे बैठ करके जो है वो काम करते हैं। हरियाणा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अंबाला छावनी के तोपखाना क्षेत्र में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि सौर ऊर्जा अपनाने पर सरकार की ओर से भरपूर सब्सिडी दी जा रही है और इस योजना का उद्देश्य लोगों को न सिर्फ मुफ्त बिजली देना बल्कि बिजली बचत के साथ आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना भी है। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता कपिल विज ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जन कल्याणकारी योजना है, जिससे 1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। सोलर कंपनी के प्रतिनिधि संदीप चोपड़ा ने बताया कि आम उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट पर 30,000 रुपए और बीपीएल परिवारों को 1,10,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है। $1,80,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को मुफ्त बिजली देने की योजना बनाई और उस योजना को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रतिनिधि और बिजली विभाग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।
पलवल अनाज मंडी में धान की आवक लगातार जारी है। मार्केट कमेटी सुपरवाइजर बलवान सिंह ने बताया कि अब तक 1,93,000 क्विंटल से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। मंडी में किसानों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और गेट पास की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मौसम में बदलाव के कारण धान की कटाई थोड़ी धीमी हुई है, फिर भी आवक बनी हुई है। किसानों से अपील की गई है कि वे धान को पूरी तरह सुखाकर ही मंडी में लाएं, जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिल सके। मंडी में धान की खरीद वेयरहाउस खरीद एजेंसी द्वारा की जा रही है। धान की कीमत 2,000 रुपए से लेकर 33 रुपए प्रति क्विंटल तक रिकॉर्ड की गई है। मंडी प्रशासन ने खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। अब तक अनाज मंडी पलवल की बात करें तो 1,93,506 क्विंटल धान आ चुका है मंडी में। और पिछले 2 दिन से बारिश है। किसानों से हम ये अपील कर रहे हैं अपना माल सुखा कर लाएं, गीला ना लेके आएँ, क्योंकि उससे जो है ना मतलब रेट का फर्क पड़ जाता है। और किसानों के लिए हमने मंडी में 3 गेट पास है जी, तो ऑपरेटर वहाँ पे अपना गेट पास कटवाएं और मंडी में लाएं और अपने उचित दाम पर अच्छे दाम पर बेच के जाएं। रेट की बात करें तो समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।